एक स्पेसशिप में करीब 10 महीने सोने के बाद जब आपकी आंखें खुली तो चारों तरफ आपको केवल लाल मिट्टी और कड़ी धूप दिख रही है। आप खुश हैं क्योंकि आप मंगल ग्रह पे आने वाले इतिहास के पहले इंसान बन गए हैं और आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं है। भला होगी भी क्यों? आखिर मार्स की कंडीशंस इंसानों के लिए सबसे रहने लायक जो बताई जाती है ना। आप अपनी शिप से बाहर निकलते हैं और कुछ दूर चलते हैं कि तभी अचानक आपके आसपास जमीन और पत्थर हिलते हुए महसूस होने लगते हैं। जैसे ही आप पलटते हो आपको दिखता है एक बड़ा सा तूफान जो करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आपकी तरफ बढ़ रहा है। आप भागने की कोशिश करते हैं और ढूंढने का प्रयास करते हैं किसी ऐसी ढाल को जिसके सहारे आप तूफान से बच जाएं। लेकिन मंगल ग्रह की सतह पर आने वाले ये तूफान वहां 5-10 मिनट में खत्म नहीं होते बल्कि हफ्तों तक चलते हैं, जिसके साथ साथ उड़ती है मंगल ग्रह की नुकीली डस्ट। ये डस्ट बिना आपको पता लगे आपके स्पेस सूट को डैमेज करने लगेगी, जिसके बाद आपके स्पेस सूट में ऑक्सीजन लीकेज होना शुरू हो जाएगा और आपका दम घुटने लगेगा। हांफते हुए ऑक्सीजन के एक एक कतरे के लिए तरसते हुए जब आपको कुछ नहीं सूझेगा तब आप उस तूफान के बीच अपनी स्पेसशिप में जाने का प्रयास करेंगे। आपकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगेगा, सांस फूलने लगेगा क्योंकि आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। आप प्रार्थना करेंगे कि ये ऑक्सीजन बस आपको किसी तरह से स्पेसशिप तक पहुंचा दे जिससे आप बच सकते हो, पर यहाँ अपना काम करेगा आपका छिपा हुआ दुश्मन मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पृथ्वी से करीब 100 गुना कम है। देखो, फिजिक्स का ना एक सिंपल सा रूल है कि जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा वैसे वैसे उस वातावरण में लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट यानी वो तापमान जिसमें लिक्विड्स उबलने लगते हैं ना और उसमें बबल्स बनने लगते हैं वो भी कम हो जाएगा। जब आप मदहोशी की हालत में अपना बैलेंस खो के संघर्ष करते हुए अपनी स्पेसशिप की तरफ जा रहे होंगे तब प्रेशर में आए इसी बदलाव के कारण आपके शरीर में खून के थक्के यानी कि बबल्स जमने लगेंगे। सिंस हमारा ब्लड मोस्टली लिक्विड से ही बना हुआ है, इससे आपके पूरे शरीर में खून की सप्लाई जाम होने लगेगी। धीरे धीरे पहले फेफड़े, फिर दिल और फिर आपके दिमाग के साथ साथ सारे ऑर्गन्स ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से फेल होने लगेंगे और लैंड होने के महज कुछ ही मिनट्स के अंदर आपकी दम घुटने से और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से एक दर्दनाक मौत हो जाएगी। सोचिए, ये हाल है उस ग्रह का जिसे हम अपने सौरमंडल में इंसानों के लिए सबसे ज्यादा हैबिटेबल मान रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे कई गुना आरामदायक जिंदगी या यूं कहें कि आरामदायक मौत आपको सौरमंडल के बाकी ग्रहों में देखने को मिलेगी, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिस तरह से आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हुए हो, मैं चाहूंगा कि उसी तरह आप मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये बात मरकरी के केस में बिल्कुल फिट बैठती है। प्लैनेट मरकरी सूरज का सबसे करीबी ग्रह होने के नाते सूरज से टाइडली लॉक्ड है, लेकिन उस तरह से नहीं कि इसका एक हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ और एक हिस्सा हमेशा सूरज के ऑपोजिट रहता है, बल्कि मरकरी के केस में यहाँ 3:2 की रेजोनेंस फॉलो होती है। जिसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, मरकरी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, लेकिन इतना धीमा कि जब मरकरी सूरज के चारों तरफ 2 चक्कर लगा चुका होता है ना, यानी टेक्निकली जब मरकरी के 2 साल पूरे हो जाते हैं तब तक वो अपने एक्सिस पे महज 3 बार ही रोटेट कर पाता है। जिसका मतलब है कि प्लैनेट मरकरी के 2 साल वहाँ पे सिर्फ 3 दिन के बराबर है। अब इसी रीजन की वजह से मरकरी का एक हिस्सा जो काफी लंबे समय के लिए सीधा सूरज को फेस करता है ना, वहाँ का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो वहीं पर दूसरा हिस्सा जहां रात होती है वो इतना ठंडा रहता है कि वहां -180 डिग्री सेल्सियस हमेशा कायम रहता है। अब देखो, हमारे अभी के स्पेस सूट्स 250 डिग्री फ़ारेनहाइट से -250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के टेम्परेचर को झेल सकता है, जिसका मतलब है कि वो इन दोनों में से किसी भी टेम्परेचर से हमें बचा नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही तबाह हो जाएगा। अब अगर आप सूरज की किरणों से दूर मरकरी के फार साइड में उतरते हैं ना, तो पहले 2 मिनट आपको खास अंतर नहीं पड़ेगा सिवाय थोड़ी सी ठंड के।
लेकिन जैसे जैसे ठंड आपको जकड़ती जाएगी आपकी सांसें भारी होने लगेंगी, क्योंकि स्पेस सूट भी आपका टेम्परेचर इतनी एक्सट्रीम कोल्ड में आखिर कितनी देर ही स्टेबल रख पाएगा। अब कुछ देर बाद ना आपकी आंखों में अपने आप ही आंसू आने लगेंगे, जिसे शायद आप नजरअंदाज कर दे, पर ऐसा आपको करना नहीं चाहिए क्योंकि ये मौत के आंसू है। मरकरी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कुछ मंगल ग्रह की तरह ही है, जिस वजह से यहाँ भी आपके शरीर में मौजूद खून के साथ साथ वही सब होगा जो कि मंगल ग्रह पे हुआ था। ठंडक की वजह से आपके पूरे शरीर पे फ्रॉस्ट बाइट्स होने लगेंगी, वो भी कुछ इस कदर कि धीरे धीरे आपका शरीर आपको खुद महसूस ही नहीं होगा। आपकी हथेली ठीक किसी बर्फ की तरह जम जाएगी। शरीर का पानी एक तरफ जहां प्रेशर की वजह से उबल के बुलबुलों में बदल रहा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ अंदर से बर्फ में बदल रहा होगा। आप हाँफ रहे होंगे, कोशिश करेंगे सांस लेने की, लेकिन ले नहीं पाएंगे क्योंकि लंग्स तो ऑलरेडी ठंड और प्रेशर की वजह से खराब होने लगेंगे। आपके सीने में तेज दर्द होगा, दम घुटने की वजह से खून आंखों में आने लगेगा। सेल्स के अंदर ही आइस क्रिस्टल्स बनने लगेंगे, जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता, और किसी बर्फ की तरह उसी जगह आपके 50 कदम रखने से पहले ही हाइपोथर्मिया और दम घुटने से आप दम तोड़ चुके होंगे। अब अगर मान लीजिए कि आपने एक ऐसा सूट बना लिया जो बाहर के टेम्परेचर को झेल लेगा, चाहे कितनी ही ठंडक क्यों ना हो, तब भी आप सिर्फ तब तक सुरक्षित हैं जब तक कि मरकरी पे सूरज नहीं निकल आता, क्योंकि सूरज निकलते ही सडन टेम्परेचर चेंज की वजह से आपका सूट तुरंत ही तबाह हो जाएगा और 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान इतना गर्म होता है कि महज 10 सेकंड के अंदर आपके पूरे शरीर में आग लग चुकी होगी और आपका हंसता खेलता शरीर राख में बदल चुका होगा। अब अगर आपका स्पेस सूट इस टेम्परेचर को भी रेजिस्ट कर गया, तो भी एक ऐसी चीज यहाँ आपके दिन में इंतजार कर रही होगी जो आपकी पूरी नस्ल को मिटा देगी, और वो है रेडिएशन। देखो, सूरज से इतना करीब होने के कारण ना मरकरी पे पृथ्वी के मुकाबले 7 गुना ज्यादा रेडिएशन पड़ता है। और यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि पृथ्वी की तरह मरकरी के पास कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है जो उन्हें इस रेडिएशन से बचाए। रेडिएशन एक ऐसी चीज है जिससे ना तो आपको स्पेस सूट बचा सकता है और ना ही कोई स्पेस कैंप। आपकी प्रोटेक्टिव लेयर आपको इसका एक्सपोजर कम करने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करने वाली कोई भी चीज अभी तक संभव नहीं हो पाई है, जिस वजह से जब भी सूरज से निकलने वाली ये खतरनाक रेडिएशन आप पे पड़ेंगी, ये आपके स्पेस सूट को पेनिट्रेट करके सीधा आपके शरीर के कांटेक्ट में आएगी और आपका डीएनए डैमेज कर देंगे। अब डीएनए को हमारे सेल्स का कोर कहा जाता है, जिसके डैमेज होने के बाद आपकी सेल्स मरने लगेंगी और इनमें खतरनाक म्यूटेशंस होने लगेंगी जो स्किन कैंसर की वजह बन जाएगी। धरती पे से ग्रो होने में टाइम लगेगा, पर चूंकि आप मरकरी में हैं और रेडिएशन उस लेवल पे है कि वो आपकी बॉडी और स्पेस सूट दोनों के झेलने की क्षमता से कई गुना ज्यादा है, इस वजह से कुछ ही घंटों या क्या पता कुछ ही मिनट्स में ये कैंसर अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच जाए। आपके शरीर में अलग अलग जगह ट्यूमर बनने लगेंगे, भयानक सूजन आने लगेंगी, लगेगा मानो पूरा खून उल्टी के रूप में मुंह से ही बह जाएगा। आप हर पल इसे खत्म करने की भीख मांगेंगे, लेकिन ये कैंसर सेल्स आपके शरीर को अंदर से तब तक खत्म करते रहेंगे जब तक इनमें जीने की हल्की सी भी गुंजाइश होगी। और कुछ ही पलों बाद आपकी सांस इतनी दर्दनाक आधे घंटे के साथ जाएगी जिसकी दुआ आप किसी दुश्मन को भी ना दें। अब दोस्तों, किसी भी ग्रह पे रहने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है वहाँ का टेम्परेचर, जिसे अगर हम स्पेस सूट्स को हाईली एडवांस बना के सॉल्व कर दे तो बहुत से लोग सोचेंगे कि वीनस पे जाना और सरवाइव करना आसान होगा, क्योंकि वो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है जिसका तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब सपोज करो कि अगर आप वीनस की सतह पे ऐसे किसी स्पेस सूट के साथ लैंड भी कर गए तो क्या आप सुरक्षित रहेंगे? वेल, अभी तक जहां आपके लिए पृथ्वी से कम प्रेशर का होना इतनी बड़ी समस्या बना हुआ था, वहीं पर अब आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वीनस पे पृथ्वी से कई गुना ज्यादा प्रेशर की मौजूदगी। देखो, वीनस का प्रेशर 92 बार्स के इक्विवेलेंट है, यानी कि पृथ्वी के मुकाबले 92 गुना ज्यादा, जिसका मतलब कि आपके कदम रखते ही कुछ भी समझने से पहले आपके सीने में तेज दर्द उठने लगेगा, नाक से खून निकलने लगेगा, 2 सेकंड के अंदर ही आपकी सांसें फूलने लगेंगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा, दिमाग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि वो आपकी जिंदगी के सबसे लंबे 2 सेकंड होंगे और आखिरी भी, क्योंकि उसके बाद आपके ऑर्गन्स इस प्रेशर को और नहीं झेल पाएंगे और आपका शरीर अंदर से ब्लास्ट हो जाएगा और चीथड़े चीथड़े उड़ते ही आपकी मौत हो जाएगी।
अब अगर एक पल को मान ले कि आपका स्पेस सूट भी इस तरह का रहा कि वो इस प्रेशर को झेल ले, तो भी आपकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, क्योंकि वीनस के एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड के छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं जो धीरे धीरे आपके सूट को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और चाहे आपका सूट कितना ही ज्यादा मजबूत क्यों ना हो, धीरे ही सही पर सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से होने वाला ये नुकसान सूट को बर्बाद करते हुए कहीं ना कहीं से ब्रीच पैदा कर ही देगा और रिजल्ट वापस से वही होगा जैसे पहले होना था। तो दोस्तों, अभी तक हम सभी ग्रहों की सतह पे उतर के मृत्यु से साक्षात्कार कर रहे थे, मगर जब बात आती है सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर की, तो उसकी सतह पे उतरना ही असंभव है। रीजन बीइंग कि जुपिटर तो पूरी तरह से गैस से बना हुआ है और उसके अंदर तो कोई भी सरफेस है ही नहीं। फिर भी जैसे ही आप अपनी स्पेसशिप से जुपिटर को अप्रोच करेंगे, जुपिटर अपनी भयानक ग्रेविटी से आपको अपनी तरफ खींचने लगेगा, जिससे आपके स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ के करीब 1,80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। इस स्पीड पे आपको स्पेसक्राफ्ट के अंदर तेज झटके महसूस होंगे, मानो स्पेसशिप का सारा सामान बिखर जा रहा है, जिसपे अगर इस टर्ब्यूलेंस में आपकी स्पेसशिप गोल गोल घूमने लगी, तब तो आपको ऐसे चक्कर आएंगे जिनकी आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकेंगे। और कुछ ही मिनट्स के बाद एक जोरदार झटके के साथ ही सब कुछ बिखर जाएगा। आपको लगेगा मानो आपकी स्पेसशिप किसी दीवार से टकराई है, मगर ये दीवार नहीं बल्कि शुरुआत थी जुपिटर के एटमॉस्फेयर की। करीब 3 मिनट बाद आप जुपिटर के बादलों के बीच होंगे, और अगर आप इसे एक राहत समझ रहे हैं ना, तो सावधान रहिएगा, क्योंकि इससे बड़ी समस्या आपके लिए कोई नहीं होगी। जुपिटर इस सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है, जो अपनी एक रोटेशन महज 9.5 घंटों में पूरा कर लेता है। यही रीजन है कि यहाँ के बादल और वहाँ चलने वाली हवाओं की रफ्तार 450 किलोमीटर पर आवर से भी तेज होती है। इन हवाओं की वजह से आपका स्पेसक्राफ्ट टूटने लगेगा, और टूटने के बाद आप उस ग्रेविटी और तेज हवाओं में कहाँ बह जाएंगे और आपकी बॉडी का अलग अलग हिस्सा कहाँ चला जाएगा, ये आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। हालांकि अगर स्पेसशिप भी नहीं टूटी तो बधाई हो, क्योंकि आपको बस 10 मिनट की जिंदगी और मिल जाएगी। 13 जुलाई 1995 के दिन नासा का गैलीलियो प्रोब करीब 58 मिनट्स तक जुपिटर के आसपास से उसका डेटा भेज रहा था, लेकिन जैसे ही उसे जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एंटर करवाया गया, उसकी स्पीड अचानक से काफी तेज हो गई और मिनट्स के अंदर ही उसके आसपास के जुपिटर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 16,000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और एटमॉस्फेयर के 180 किलोमीटर नीचे ट्रांसमीटर से सिग्नल आना ही बंद हो गया, विच मीन्स उस ऊंचाई पे मौजूद प्रेशर ना झेल पाने के कारण प्रोब वहीं पर फट गया और पूरी तरह से तबाह हो गया था। अब सोचिए, जुपिटर के इतने बड़े 1,39,822 किलोमीटर की डायामीटर होने के बावजूद उसके एटमॉस्फेयर के महज 0.12% डेप्थ के नीचे हम कभी कुछ देख ही नहीं पाए हैं। 2 मिनट बाद आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां तक गैलीलियो का प्रोब पहुंचा था, और हिस्ट्री बनने के कुछ ही मिनट बाद आपकी स्पेसशिप पे पड़ने वाला दबाव वापस बढ़ने लगेगा, क्योंकि करीब 13,000 माइल्स नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 मिलियन बार पहुंच जाएगा और टेम्परेचर सूरज की सरफेस से भी ज्यादा हो जाएगा। ये कंडीशन इतनी ज्यादा एक्सट्रीम है कि मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स तक अलग हो जाते हैं। इन शॉर्ट कहा जाए तो इस प्रेशर को ब्रह्मांड में खोजा गया कोई भी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट नहीं कर सकता, मीनिंग कि इससे पहले कि इवन आपको भनक भी लगेगी या आपके शरीर का कोई भी हिस्सा दर्द का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचा भी पाएगा, आपका शरीर अंदर से इम्प्लोड हो जाएगा और जुपिटर के तेज हवाओं में स्कैटर हो जाएगा, जो मरकरी, वीनस और मार्स की तड़पने वाली मौत से तो फिर भी तेज और कम दर्दनाक है। सैटर्न भी जुपिटर की तरह ही एक गैस प्लैनेट है जिसका कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है, मगर जो चीज इसे सुंदर और डिफरेंट बनाती है वो है इसके चारों तरफ मौजूद ये रिंग्स। वही आपको इसके अंदर जाने से पहले तबाह भी कर सकती है। सैटर्न की रिंग्स में मौजूद है करोड़ों अरबों छोटे छोटे कॉमेट्स, मीटियोर्स और स्पेस रॉक्स, जिनके बीच से गुजरने पे वो आपके स्पेसक्राफ्ट को सीरियसली डैमेज कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप स्पेस में हमेशा हमेशा के लिए फंसे रह जाएंगे, और अगर ये डैमेज आपके स्पेस सूट तक पहुंचा तो स्पेस की एक्सट्रीम ठंडक आपके कुछ समझने से पहले ही आपको बर्फ में जमा देगी और आप वहीं पर दम तोड़ देंगे। अगर इन रिंग्स को पार करके आप सैटर्न
में एंटर कर भी जाए तो भी आपका स्पेसक्राफ्ट ठीक वही सब फेस करेगा जो उसने जुपिटर पे फेस किया था। बस फर्क इतना होगा कि ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा सा कम होने की वजह से आपका स्पेसक्राफ्ट डीपर सरफेस को धीरे धीरे अप्रोच करेगा और आपके शरीर को इम्प्लोजन से पहले जीने के लिए कुछ पल और मिल जाएंगे। अब दोस्तों, यूरेनस और नेपच्यून दो ऐसे ग्रह हैं जो दूर से किसी धुंधले ब्लू डॉट की तरह दिखते हैं, मगर इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि सूरज की रोशनी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपना फुल पोटेंशियल खो देती है, जिसका मतलब कि यहाँ आपको तापमान की ज्यादा गर्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और बुरी खबर यह है कि यहाँ सूरज की रोशनी अपने फुल पोटेंशियल में नहीं पहुँचती है, जिस वजह से ये दोनों ग्रह बहुत ही ठंडे हैं। स्पेसिफिकली बताए तो -195 से -200 डिग्री सेल्सियस। जब आप अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठ के नीचे उतर रहे होंगे तो आपको काफी शानदार नजारे दिखेंगे। चारों तरफ लगेगा जैसे आप एवेटार की दुनिया पेंडोरा में आ गए हैं। हर तरफ केवल नीला रंग और जमी हुई बर्फ के साथ पानी ही पानी। लेकिन जैसे जैसे आप और नीचे आते जाएंगे आपको अजीब सी बदबू आएगी, जैसे एक साथ करोड़ों लोगों ने वहां पर गैस छोड़ दी हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि यूरेनस और नेपच्यून के अपर एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में मीथेन मौजूद है, जिससे इस तरह की बदबू आती है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे उतरेंगे ना, ये बदबू कम होती जाएगी, क्योंकि ओवरऑल यहाँ सरफेस लेवल पे हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा मीथेन से ज्यादा पाई जाती है। आप अपने आसपास के नजारों का आनंद और वहाँ की खूबसूरती का मजा ले ही रहे होंगे कि तभी आपको आसपास कुछ चमकदार सी चीज बरसती हुई दिखेंगी, जिसे पास से देखने पे आपको एहसास होगा कि वो तो असल में हीरे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, यूरेनस और नेपच्यून पे लिटरली डायमंड्स बरसते हैं। और वजह ऐसी है कि आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि धरती पे ऐसा हो। दरअसल होता क्या है कि जैसे जैसे आप यूरेनस और नेपच्यून की सरफेस के करीब पहुंचेंगे, यहाँ का टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो जाता है और प्रेशर पृथ्वी से 2 लाख गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखो, मीथेन होता तो अल्टीमेटली एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स का कॉम्बिनेशन कंपाउंड ही है, जिसे जब इतनी ज्यादा प्रेशर में रखा जाता है तो इससे कार्बन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। यही डिफरेंशिएट हुआ कार्बन एटम नीचे की ओर आते आते बहुत इंटेंस प्रेशर और हीट का सामना करता है, जिसके बाद उन कंडीशंस के चलते ये बदल जाता है हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग मटेरियल में, यानी कि डायमंड्स में। अब चूंकि सरफेस लेवल पे ये प्रेशर और टेम्परेचर आपको किसी भी तरह जीने नहीं देगा, इस वजह से एट लास्ट फॉर द पर्पस ऑफ डेथ आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे। या तो आप मिड लैंडिंग में अपनी स्पेसशिप खोल के भीषण ठंड और फ्रॉस्ट बाइट्स का शिकार हो जाओ, अपने शरीर को जमते हुए 10 से 15 सेकंड्स महसूस करो, अपने खून के एक एक कतरे को बर्फ बनते हुए एहसास लो, या फिर इंतजार करो स्पेसशिप के ऐसे पॉइंट पे पहुंचने का जब वो आसपास का प्रेशर ना झेल पाए और एक ही सेकंड में स्पेसशिप के साथ साथ आप भी प्रेशर की वजह से वैसे ही इम्प्लोड कर जाए जैसे बाकी ग्रहों में किया था। हालांकि अगर आपको मौका मिला तो आप पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पे अपनी जिंदगी काटना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है आइंस्टाइन के जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में खोजे गए एक बहुत बड़े खामी के बारे में, जिसे आम जनता जानती ही नहीं है कि आइंस्टाइन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी और जिस गलती के लिए उन्होंने सरेआम माफी भी मांगी थी। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।